साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, आज के वीडियो में मैं लगातार पॉलिटी के वीडियो को आगे बढ़ा रहा हूं। एक शॉर्ट नोट्स टाइप का आपका मैं बनवा रहा हूँ। उम्मीद है कि आप सभी लोग इसका आनंद ले रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे। ठीक है, आज 5वां 6वां वीडियो होगा। धीरे धीरे यह वीडियो 25 से 30 वीडियो के बीच जाएगी और इतने में ही आपकी पॉलिटी लगभग सामान्य स्तर की मैं समाप्त कर दूंगा। यहीं से आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आज मैं संविधान के भाग 4 पे पहुंचा हूं। भाग 3 मैंने पढ़ा दिया है, संविधान का भाग 4 है। इस संविधान के भाग 4 में पर नहीं दिखाई दे रहा है क्या? ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा है, नीचे दिख रहा है। ठीक, इस संविधान के भाग 4 में, संविधान के भाग 3 में जो है, संविधान के भाग 3 में चर्चा की गई है मौलिक अधिकारों की। तो संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा की गई है। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में डीपीएसपी कहते हैं। अब हम आपसे एक पूछेंगे कि डीपीएसपी का आप लोग फुल फॉर्म लिखिएगा। ठीक है, डीपीएसपी का आप लोग फुल फॉर्म नीचे लिखिएगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या होता है आप लोग लिखिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात, राज्य का नीति निर्देशक तत्व होता क्या है? राज्य का नीति निर्देशक तत्व ये होता है कि राज्य को अपने यहाँ पर कल्याणकारी व्यवस्थाओं को बनाने के लिए राज्य को कुछ निर्देश दिए गए हैं। ये निर्देश राज्य माने ही, इसके लिए राज्य बाध्य नहीं होता है। जैसे जैसे राज्य की क्षमता बढ़ेगी वह राज्य अपने जनता के लिए वैसे वैसे कार्य करेगी। या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जितने भी सिद्धांत उसके हैं, उसको लागू करेगी अपने एक रेफरल, अगर वैसे ही बात बोले तो अपने औकात के अनुसार लागू करेगी। ठीक है ना। अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक इसकी चर्चा की गई है। अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या था? 12 से 35 तक क्या था? मौलिक कर्तव्य था। ठीक है, मौलिक कर्तव्य कहाँ था? 12 से 35 तक। 36 से 51 तक यह है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है कि यह किस संविधान से लिया गया है, किस देश से लिया गया है? यह जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है ना, यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। बस इतना चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसके बाद सारी चीज़ें जो डिटेल बता रहा हूँ, जो जो पॉइंट मैं बताऊँगा, ध्यान से सुनिएगा। जो जो अनुच्छेद मैं बताऊंगा उसी अनुच्छेद को आपको याद करना है। वैसे अगर आपको पूरा अनुच्छेद पढ़ना है, कोई भी किताब आप उठाएंगे उसमें पूरा अनुच्छेद दिया गया है, लेकिन जो अनुच्छेद मैं बता रहा हूँ वही अनुच्छेद आपकी परीक्षा में आएगा, उसके बाहर नहीं आएगा। ठीक है ना। चलिए सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 36 की। ठीक है, अनुच्छेद 36 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 36 में जो है राज्य की परिभाषा दिया गया है। क्या दिया गया है? राज्य की परिभाषा दिया गया है। ठीक है, इसी तरीके से जब हम अनुच्छेद 12 की शुरुआत करते हैं तो अनुच्छेद 12 में भी राज्य की परिभाषा दिया गया है। ठीक वही सेम परिभाषा जो अनुच्छेद 12 वाली राज्य की परिभाषा है, वही सेम परिभाषा अनुच्छेद 36 में दिया गया है। ठीक है ना। अनुच्छेद 37 की बात करें, अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि जो डीपीएसपी है, मैं अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है बार बार नहीं लिखूंगा, उसको आप समझिएगा, डीपीएसपी बोलूँगा। तो अनुच्छेद 37 कहता है कि डीपीएसपी को न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अगर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कोई आपको ऐसा लगता है कि उससे आप वंचित हो रहे हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, क्योंकि यह राज्य को निर्देश दिया गया है। राज्य अपनी यथा क्षमता, यथाशक्ति के अनुसार समय समय पर अपने राज्य के निवासियों को देगी। तो यही सबसे बड़ा अंतर मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में यही है कि मौलिक अधिकार आपको नहीं मिलता है तो आप न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी के सिद्धांत अगर आपको नहीं मिलते हैं तो आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। डीपीएसपी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। इसका एक मतलब लाइन लेकर के आता है, यह न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन मौलिक अधिकार जो है न्यायालय में प्रवर्तनीय है। न्यायालय में चुनौती उसे दे सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक, अनुच्छेद 38 की बात करें, अनुच्छेद 38 की बात करें तो अनुच्छेद 38 में जो है राज्य को लोक कल्याणकारी, राज्य को लोक कल्याणकारी
लोक कल्याणकारी योजनाएं लागू करने का निर्देश दिया गया है। ठीक ना, इस बात को नोट कर लीजिएगा कि अनुच्छेद, ध्यान से सुनिएगा, 36 में क्या है, राज्य की परिभाषा है। 37 में क्या है, डीपीएसपी को कानून मतलब न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। 38 में फिर कहा दिया गया है कि राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए नई नई योजनाएं प्रस्तुत करना है, जिससे राज्य में जो है लोक कल्याणकारी व्यवस्थाएं हो सके। ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 39 की। अनुच्छेद 39 में जो है बहुत सारी बातें दी गई है। अनुच्छेद 39 में ही समान कार्य समान वेतन की बात कही गई है। बस रफली आप समझिएगा, 39 के सभी पार्ट को मैं नहीं लिखाऊंगा, लेकिन बस इतना मैं बता देता हूं कि अनुच्छेद 39 में मित्रों राज्य को आर्थिक न्याय का निर्देश दिया गया है। राज्य को आर्थिक न्याय का निर्देश दिया गया है कि राज्य सभी व्यक्तियों के साथ आर्थिक न्याय करेगी। अनुच्छेद 39 में। अब इसमें कई पार्ट है, 39 से है, 39 बी है, इस तरीके से है। एक मैं आपको लिखवा देता हूँ। समान कार्य समान वेतन की जो चर्चा है उसकी बात कहाँ पे की गई है, तो अनुच्छेद 39 बी के दूसरे में जो है इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 39 बी के दूसरे पार्ट में इसकी चर्चा की गई है, समान कार्य समान वेतन। ठीक है। अभी अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आप एक चीज़ जानते हैं, क्योंकि मेरे घर में एक लोग शिक्षा मित्र रहे थे, अभी वर्तमान में वो टीचर हो गए हैं, लेकिन वो जब शिक्षा मित्र वो थे तो ये चर्चा होती थी कि हमको समान कार्य समान वेतन चाहिए। तो मैं उस समय नहीं समझता था कि समान कार्य समान वेतन क्या है। अगर यह मौलिक अधिकार होता, मतलब शिक्षा मित्र उसी स्कूल में पढ़ाता है, उसी स्कूल में एक टीचर भी पढ़ाता है, सेम वही काम शिक्षा मित्र भी कर रहा है, सेम वही काम स्कूल का शिक्षा मित्र भी कर रहा है, तो ऐसा कैसे न्याय हो सकता है कि उस मास्टर को जो है 40,000 वेतन दिया जाए और शिक्षा मित्र बेचारा 3500 रुपया पे खटे? तो कहीं ना कहीं आर्थिक न्याय नहीं हो रहा है ना। तो इसके तहत वो लोग कोर्ट जा सकते थे, लेकिन यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में लिखा गया है। इस वजह से समान कार्य समान वेतन के सिद्धांत को लेकर के आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं, मौलिक अधिकार आपका नहीं है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे मित्रों अनुच्छेद 40 की, बहुत महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 40। ग्राम पंचायत की स्थापना। ग्राम पंचायत की स्थापना कहाँ है, अनुच्छेद 40 में है। इम्पॉर्टेंट करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट ये है और इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद 37 है। ठीक है, यह जो है 92वां संविधान संशोधन 1973 के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था। संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इस बात को आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। जो 92वां संविधान संशोधन हुआ था 1973 में, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अब तो यह संवैधानिक हो गया, अर्थात हर हाल में लोग अपने यहाँ पंचायती राज व्यवस्था लागू कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले यह अनुच्छेद 40 में सबसे पहले इसकी चर्चा की गई थी। अगर राज्य के पास धीरे धीरे क्षमता होगी तो अपने यहाँ प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत का निर्माण करेगी, अनुच्छेद 40। ठीक है ना। चलिए, उम्मीद करता हूँ इतना आप समझ गए हैं। आगे हम आपसे बात करते हैं अनुच्छेद 41 की। अगर हम बात करें अनुच्छेद 41 की, ठीक है, अनुच्छेद 41 की बात करें, इसमें लिखा गया है कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार। कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 में है। ठीक है ना। अनुच्छेद 41, 42, 43 दोनों, मतलब इसको लगातार याद करना है आपको। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार है कि आपको काम मिलना चाहिए, लेकिन इसके लिए आप कोर्ट नहीं जाएंगे।
है ना। अनुच्छेद 42 में कह दिया गया है काम के लिए मानवोचित दशाओं का उल्लेख है। ठीक है, इसी में कहा गया है प्रसूति सहायता उपलब्ध हो। ठीक है, देखिए 41 में है कुछ दशाओं में उसे काम पाने का अधिकार है, और 42 में कह दिया गया है कि काम के लिए जो है मानवोचित दशा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कोई व्यक्ति काम पे गया है तो उसके लिए बाथरूम की व्यवस्था नहीं है। अधिकांशतः क्या होता है, अधिकांशतः महिलाएं काम पर ज़्यादा जाती हैं गाँव में। ठीक है, तो अगर गांव में महिलाएं काम पे जा रही हैं, शहर में भी काम पे जा रही हैं, तो उनके गरिमा की और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए तो उनके लिए जो है कुछ न कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, और प्रसूति सहायता उपलब्ध होना चाहिए, अर्थात कोई महिला प्रेग्नेंट वगैरह है तो उसके लिए भी वहाँ पे व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, अनुच्छेद 43 की बात करें तो अनुच्छेद 43 जो है निर्वाह योग्य मजदूरी की बात करता है। निर्वाह योग्य मजदूरी की बात करता है, मजदूरी की बात। ठीक है, इस बात को नोट कर लीजिएगा, इसको तीनों को एक साथ याद करिएगा। अनुच्छेद 41 में क्या है, काम पाने का अधिकार है। 42 में जहाँ पे वो काम पे जाएगा तो वहाँ पे उसकी मानवोचित दशा होनी चाहिए। अनुच्छेद 43 में निर्वाह योग्य मजदूरी होनी चाहिए। ठीक है, इसको तीनों को एक साथ आपको याद करना है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 44 की। अनुच्छेद 44 वेरी इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 44 में क्या है, अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की बात है। समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड इसको बोलते हैं, यूसीसी। ठीक है ना। तो आपसे क्वेश्चन किया जाता है, अभी हाल ही में इस समय जब यह वीडियो मैं बना रहा हूँ 2025 चल रहा है, और 2025 का जो है सितंबर का महीना चल रहा है, और आज 12 सितंबर है, 12 सितंबर 2025। आज जो है अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता लागू करने वाला करंट में जो राज्य है वो राज्य उत्तराखंड बन चुका है। ठीक है, उत्तराखंड। अब समान नागरिक संहिता का मतलब क्या होता है, समान नागरिक संहिता का मतलब ये होता है चाहे कोई हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अगर उसके विवाह का विच्छेद हो रहा है, मान लीजिए तलाक ले रहा है, तो तलाक लेने की प्रक्रिया जो है दोनों के लिए सेम होगी। ऐसा नहीं होगा कि हिंदू विवाह पद्धति में ऐसा कहा गया है और मुस्लिम विवाह पद्धति में ऐसा कहा गया तो इस वजह से ऐसा तलाक नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। सबके लिए समान रूप से जो है कानून लागू होगा। ठीक है, तो समान नागरिक संहिता यही है, किसी भी धर्म उसमें आड़े नहीं आएगा, कोई मजहब उसके बीच में नहीं आएगा। ठीक है ना। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला हाल ही में पहला राज्य बन चुका है। ठीक, चलिए उसके बाद बात करते हैं मित्रों अनुच्छेद 45 की। किसकी बात करते हैं, अनुच्छेद 45 की। अनुच्छेद 45 की बात करें तो अनुच्छेद 45 में आपसे कहा गया है कि अनुच्छेद 45 में कहा गया है बालकों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। क्या कहा गया है, अनुच्छेद 45 में बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। अब देखिए पहले इसमें 6 से 14 था, क्या था, पहले इसमें 6 से 14 वर्ष था, लेकिन हुआ क्या कि आप लोग जानते हैं 86वां संविधान संशोधन 2002 हुआ। मैंने उसमें पढ़ाया है आपके मौलिक अधिकार में 21A जोड़ दिया गया था। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत मौलिक अधिकार में 21A जोड़ दिया गया। इसके तहत 6 से 14 वर्ष के आयु को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा ये क्या हो गया है, यह जो है फंडामेंटल राइट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पहले 6 से 14 वर्ष की आयु को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा DPSP था, लेकिन 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जब इसको जो है बना दिया गया यह फंडामेंटल राइट, इसमें क्या किया गया, इसमें जो है तब एक चीज़ कह दिया गया कि अब 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनकी देखरेख करना इसको DPSP में डाल दिया गया। ठीक है,
तो आपसे कहा जाए कि अनुच्छेद 45 में बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की जो बात की गई है उसमें जो है 0 से 6 वर्ष के बच्चों की ही बात की गई है, क्योंकि 6 वर्ष से ऊपर और 14 वर्ष से कम के बच्चों की चर्चा फंडामेंटल राइट बना दिया गया उसको 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। तो वर्तमान में इसमें जो एज ग्रुप श्रेणी लागू किया गया है 0 से 6 वर्ष लागू किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 45 हो गया। अब बात करते हैं मित्रों अनुच्छेद 46 की ना। अनुच्छेद 46 की बात करते हैं। अनुच्छेद 46 की बात करें तो SC ST और दुर्बलों SC ST और दुर्बलों के कल्याण की बात कही गई है, कल्याण का निर्देश। SC ST और दुर्बलों के लिए कोई अलग से योजना चलाई गई जिससे यह भी जो है मुख्य धारा में जुड़ सके। अनुच्छेद 46 ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 46 में जो है SC ST और दुर्बल वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा, अर्थ और संबंधी प्रावधान किया गया है। जनता के दुर्बल वर्ग के विशेष रूप में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों का विशेष सावधानी से पूर्व करने का प्रयास करेगा, साथ ही सामाजिक न्याय की स्थापना का प्रयास करेगा। ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं मित्रों अनुच्छेद 47 की। अनुच्छेद 47 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 47 में जो है पोषण की बात कही गई है। किसकी? पोषण की। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 47 पूछा जाता है कि पोषण की चर्चा किस में की गई है, तो अनुच्छेद 47 में की गई है। ठीक है, इसमें राज्य को निर्देश दिया जाता है कि आपके राज्य में कोई भी व्यक्ति भुखमरी का शिकार ना हो। लेकिन यह लोग राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, तो यह मौलिक अधिकार नहीं है। अगर आपको शाम को आप खाना नहीं बना पा रहे हैं तो यह राज्य आपका नहीं है। मतलब आपके घर रोटी नहीं बनी तो आप जाकर के हाई कोर्ट में मुकदमा कर दीजिए, हमारे घर रोटी नहीं बनी, सरकार क्या कर रही है? सरकार कुछ नहीं करेगी। सरकार के पास क्षमता है तो आपको 5 किलो राशन दे रही है, आप उसके लिए कोर्ट नहीं जाएंगे। जिस महीने आपको बंद हो जाएगा राशन, कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि यह DPSP में लिखा गया। ठीक है। अनुच्छेद 48 में बात करें, अनुच्छेद 47 में बात करें तो पोषण की बात कही गई है। अनुच्छेद 48 में मित्रों कृषि, अनुच्छेद 48 जो है कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है। कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है। ठीक है ना, कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है अनुच्छेद 48। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात को नोट कर लीजिएगा। अनुच्छेद 48A, ठीक है, अनुच्छेद 48A यह भी जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अनुच्छेद 47, 48 और 48 दोनों इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 47 में पोषण की बात कही गई है, अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन की बात कही गई है। अनुच्छेद 48A में मित्रों बात की गई है पर्यावरण संरक्षण की। किसकी बात की गई है? पर्यावरण संरक्षण की। ठीक है ना, पर्यावरण संरक्षण की बात कहाँ की गई है? अनुच्छेद 48A में की गई है। ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 49 की। अनुच्छेद 49 में कहा गया है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण करना है। स्मारकों का संरक्षण, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण करना है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक क्या हैं? जैसे कि उत्तर प्रदेश में आगरा का ताजमहल है, तो सब राष्ट्रीय महत्व के हैं क्योंकि वह दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। और भी बहुत सारे महल हैं और भी बहुत सारे स्मारक हैं जो कि राष्ट्रीय महत्व के लिए हैं, जिसमें राष्ट्र के आज़ादी के पहले की भावनाएं उसमें जुड़ी हुई हैं। तो उन सब का जो है संरक्षण करने का निर्देश अनुच्छेद 49 में दिया गया है। अनुच्छेद 50 आप आसानी से याद करिएगा, ये इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 50। ठीक है, अनुच्छेद 50 का मतलब होता है 50-50% बंटवारा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, 50-50% बंटवारा। इसमें कहा गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों का पृथक्करण, कार्यपालिका टकराहट न होने पाए, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों का पृथक्करण, न्यायपालिका के कार्यों का पृथक्करण। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 51 भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। अनुच्छेद 51 क्या है? अनुच्छेद 51 में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि।
ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि की चर्चा कहाँ की गई है? अनुच्छेद 51 में की गई है। अब जो अनुच्छेद 51A है मित्रों, उसमें जो है अनुच्छेद 51A जो है वह जो है आपके मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड है। ठीक है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब देखिएगा, इसके लिए इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद क्या क्या है, मैंने तो पूरा लिखवा दिया है। इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद क्या क्या है मैं आपको अलग से इसको बता देता हूँ, आप लोग इसको नोट करके रख लीजिएगा। इतनी अनुच्छेद तो पक्का याद कर लीजिएगा। ठीक है, पक्का याद कर लीजिएगा। जैसे अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा है, अनुच्छेद 37 आपको याद करना है। ठीक है ना, अनुच्छेद 39 आपको याद करना है, अनुच्छेद 40 आपको याद करना है, अनुच्छेद 44 आपको याद करना है, अनुच्छेद 45 आपको याद करना है, अनुच्छेद 47 आपको याद करना है, 48A, उसके बाद 49, 50, 49 नहीं 50 और 51, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अनुच्छेद 37 DPSP न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। अनुच्छेद 39 आर्थिक न्याय की बात की गई है। अनुच्छेद 40 पंचायती राज की बात की गई है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता की बात की गई है। अनुच्छेद 45 क्या कहा गया है आप बताइएगा। अनुच्छेद 47 में पोषण की बात की गई है। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन की बात की गई है। अनुच्छेद 48A में पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात की गई है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में अभिवृद्धि की बात कही गई है। इतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए हैं और समझने के साथ साथ आप अच्छे से जो है इसको नोट बना रहे होंगे। जो भी बच्चा नोट्स बना रहा है वह ज़रूर नोट्स बनाएगा, क्योंकि धीरे धीरे मुस्कुराते हुए हम इसी तरीके से अपने मंजिल की तरफ पहुँचेंगे। बस मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने आप को बेहतर बनाने के लिए बहुत प्रयास करिए। इस धरती पर अगर अपनी दशा दिशा को कोई परिवर्तित, आपकी दशा दिशा को कोई परिवर्तित कर सकता है ना, तो आप हैं। आपके अलावा आपका कोई नहीं है, इस बात को नोट कर लीजिएगा। मैं हमेशा कहता हूँ जो हैं आप हैं, बस इतना जानिए। जब तक आप हैं तब तक आस है, तब तक विश्वास है। जिस दिन आपकी कहानी ख़त्म उस दिन सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो अपने आप को अगर आपको मजबूत बनाना है तो स्वयं पर मेहनत करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए, जितना हो सकता है मेहनत करते रहिए। मेरा जो भी मुझसे जो भी हो सकता है मैं आपको पढ़ाता ही रहता हूँ। जो बच्चा मेरी वीडियो को देखता है उसको कहीं ना कहीं लाभ ही होता है। मैं कभी भी आलतू फालतू वीडियो नहीं बनाता हूँ, जो काम कराता वही। देखिए प्लेलिस्ट में बना रहा हूँ, धीरे धीरे प्लेलिस्ट तैयार हो जाएगी, बाद में बच्चा देखेगा, पढ़ेगा और मज़ा लेगा। ठीक है, आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूँगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमीन बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस न घबराई अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। मिल करके आने वाले समय में इतिहास रचेंगे।